जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 31 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। आपको ये पता होगा कि कई सारे हमारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कई वर्ष पहले एग्जाम दिया था या कई वर्ष पहले उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन उसके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए या तो वह एग्जाम अभी तक कंडक्ट ही कराए नहीं गए हैं। तो कल हमारे YouTube के ऊपर कई सारे शिक्षकों के द्वारा गवर्नमेंट के खिलाफ एक मास कैंपेन की घोषणा की गई है। तो मैं आप सभी से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी इस मास कैंपेन का हिस्सा बने, यानी कि इस जन आंदोलन का हिस्सा बने। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ट्विटर इंस्टॉल कर लेना है या फिर twitter.com के ऊपर जाकर के अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है और 1 सितंबर से अगले पूरे एक माह तक आप सभी को यहाँ पर नियमित रूप से ट्वीट करना है। ट्विटर में कुछ ये हैशटैग हैं जिनको लेकर के आपको ट्वीट करना है। एक तो है #SSC डिक्लेयर्स योर रिजल्ट और एक आपका है #स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। तो इन हैशटैग को लेकर के आपको ट्वीट करना है। अब दिक्कत छात्रों के साथ में क्या होती है कि हमको सिर्फ अपने से मतलब होता है, यानी कि हमको नौकरी मिल जाए, बाकी चाहे किसी को मिले या ना मिले। इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको रेलवे का एग्ज़ाम देना है या जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह लोग भी यहाँ पर SSC के छात्रों को सपोर्ट करें और जो लोग SSC के छात्र हैं वह लोग रेलवे के छात्रों को भी सपोर्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत है केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की, उसके बाद में फिर राज्य सरकारों के द्वारा भी जो इस प्रकार से डिले किया जा रहा है उनके ऊपर भी इसी प्रकार से कैंपेन के द्वारा प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ट्वीट आपको यहाँ पर जरूर करना है, चाहे आप एक रोटी कम खाएंगे लेकिन ट्वीट यहाँ पर आप जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों के उत्तर के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पर सबसे अधिक पदक जीते गए थे। नोकिया कंपनी के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? तो ये आपके बन गए हैं पीका लैंडमार्क। क्या नाम है? पीका लैंडमार्क। और इन्होंने स्थान लिया था राजीव सूरी का। नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है। दिल्ली के बाहर पहली बार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था जम्मू में और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। डिगी पाइवोट नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये जो पहल है वह शुरू की गई है गूगल कंपनी के द्वारा। प्रिज्कर पुरस्कार 2020, और ये एक ऐसा प्रश्न था जिसने कल कई सारे लोगों के प्राण पी लिए, यानी कि उनको यही नहीं पता चला कि ये प्रश्न किससे रिलेटेड है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी कंफ्यूजन वाले प्रश्नों की तैयारी करें तो उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें। मैंने आपको इसमें हिंट भी दे दिया था कि ये जो पुरस्कार है वह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार आयरलैंड की 2 महिलाओं को मिला है। एक तो है आपकी सैली मैकनामरा और दूसरी है याओन फारेल। तो इनको ये पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार होता है पुलित्जर प्राइज। तो ये मिला है जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को, चन्नी आनंद, डार यासीन और एक कोई मुख्तार करके हैं। तो इन तीनों को ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रिज्कर पुरस्कार ये हमारा दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, इन दोनों को मिला है। और जो आपका पुलित्जर प्राइज होता है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और कई सारे लोगों के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर आप ध्यान रखेंगे। और ये हैं उन लोगों के नाम जिनके द्वारा कल क्विज के ऊपर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। तो देवेंद्र अहिर साहब, राजकुमार आनंद, श्याम प्रताप निषाद, गुड़िया कुमारी, जयप्रकाश यादव, रोहित झा, मनीष यादव, चंदन सिंह नयाल और आपके हैं विक्रम कुमार। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सिंपली सर्च करना है केवी गुरुजी या फिर
आपको kvguruji.in के ऊपर विजिट करना है। वहां से आप प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से अब शुरुआत करते हैं। इस्का चौधरी, जिन्हें हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है? तो ये आप देख सकते हैं इस्का चौधरी को, और ये हॉकी से संबंधित है। हमारे यहाँ पर जो जूनियर महिला हॉकी टीम है उसी की खिलाड़ी हैं इस्का चौधरी। तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर एकलव्य के साथ साथ कई सारे अन्य पुरस्कार भी दिए हैं। तो एकलव्य पुरस्कार ये 14 खिलाड़ियों को मिलेगा। बात करते हैं विक्रम पुरस्कार की, तो ये 10 खिलाड़ियों को मिलेगा। 3 खिलाड़ियों को विश्वामित्र पुरस्कार मिलेगा। और हॉकी के हमारे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी इनाम उर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इन सभी के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शांति सुरक्षा बलों में महिलाओं की अधिक भागीदारी के प्रस्ताव को रखा है? तो इसका हम लोग उत्तर जाने उससे पहले आइए इस प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसका गठन किया गया था, और मुख्य रूप से इसका काम है कि जो भी हमारी दुनिया के देश हैं उन सभी में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर भी शांति व्यवस्था को आपको बनाए रखना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है आपको फोर्स की। अब यूनाइटेड नेशन के पास में ऐसी कोई फोर्स तो है नहीं, इसीलिए विभिन्न देशों के द्वारा अपने यहाँ से जो फोर्स हैं उनको यूनाइटेड नेशन में भेजा जाता है, और उसके बाद में ये जो यूनाइटेड नेशन है वह उस पार्टिकुलर अशांत क्षेत्र वाले देश में इन सभी को डिप्लॉय करती है। तो अभी यूनाइटेड नेशन में जो हमारे शांति सुरक्षा बल हैं उसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी हो, इसके लिए प्रस्ताव रखा था इंडोनेशिया ने, और भारत के द्वारा इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित यानी कि को स्पॉन्सर्ड भी किया गया था। प्रस्ताव का मतलब यह है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में काम करने वाले सैनिक हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो लगभग 86,000 से ज़्यादा आपको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में सैनिक मिलेंगे, और इनमें महिलाओं की भागीदारी है मात्र 6%। तो इसीलिए ये प्रस्ताव लाया गया, और बाद में सभी देशों की सहमति के द्वारा इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया है। अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारे देश के द्वारा 2007 में पहली बार यूनाइटेड नेशन में शांति सुरक्षा बल में महिलाओं की टुकड़ी भेजी गई थी, और इन्हें डिप्लॉय किया गया था लाइबेरिया कंट्री में। और अभी आपको याद होगा कि हमारे यहाँ की जो मेजर सुमन गवानी हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा हैं, इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये यूएन की 6 प्रमुख बॉडियों में से एक है, और इसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। जिनमें से कौन कौन से हैं? तो एक आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम, एक हो गया आपका यूएसए, उसके बाद में एक आपका है फ्रांस, एक आपका यहाँ पर है चीन, और एक देश कौन सा है उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर हो गए। उसके बाद में एक हमारा यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर का भी समूह है, जिसमें आपको 10 देश देखने को मिलेंगे, और इन 10 देशों के नाम आपको नहीं ध्यान रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 2021 से लेकर के 22 तक भारत इसके नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में कार्य करेगा। 5वां देश मैं आपको बता देता हूँ, ये है रसिया। अगला प्रश्न है, अयाका ताकाहाशी, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित थीं? तो ये बैडमिंटन की एक खिलाड़ी थीं, जापान देश की, और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। बात करते हैं अयाका ताकाहाशी की, तो इन्होंने जापान के लिए 2016 में जब रियो में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था, उसमें अपनी जोड़ी में मिसाकी मत्सुतोमो के साथ में मिलकर के इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो मुख्य रूप से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अयाका ताकाहाशी ये जापान की खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने
मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को लॉन्च किया है? तो ये योजना लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 2 डिप्टी सीएम हैं। एक तो हैं आपके, क्या नाम है उनका, केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे आपके हैं दिनेश शर्मा। तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, इन्हीं के द्वारा मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। अब ये योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो 19 खिलाड़ी हैं उनके घरों तक एक संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा, यानी कि उनके यहाँ की जो रोड होगी उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश के राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है। कल किसी ने कमेंट किया था कि आप वीडियो के अंदर उस राज्य की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये जैसे एक ट्रेंड हो। अब आप इस लेवल पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप रोज चाहते हैं कि मैं आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल का नाम याद करवाऊं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं याद हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वह कितनी ज़्यादा खराब है। तो मैं कोशिश करता हूं कि उन चीज़ों को आपको बताऊं जिनको आपको समझना जरूरी होता है या जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जो वीडियो है वह मैं महीने की शुरुआत में अपलोड कर ही देता हूं। अगर कहीं पर कोई चेंज होता है तो उसके बारे में आपको बता ही देता हूं। तो इसीलिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, ये लोगों को ये सारी चीज़ें आपको अब वैसे भी याद होनी चाहिए। रोज कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको इन सभी को याद करवाऊं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज किस शहर में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के नैनीताल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये जो इंस्टीट्यूट है जिसका शॉर्ट फॉर्म है एराइज, ये चर्चा में क्यों आया? तो दरअसल ये चर्चा में इसलिए आया कि यहाँ के 2 हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं। एक का नाम है अमितेश उमर और दूसरे का नाम है डॉक्टर सुमित जायसवाल। ये दोनों लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारी गैलेक्सी है उनके बारे में रिसर्च कर रहे थे। उसी के दौरान इन्हें जो हमारे ड्वार्फ गैलेक्सी हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानने को मिली हैं। अब गैलेक्सी क्या होती है? तो ये जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड होता है तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी? 100 अरब गैलेक्सी हैं। और एक गैलेक्सी के भीतर आपको 100 अरब तारे मिलेंगे, यानी कि स्टार मिलेंगे। और उन्हीं 100 अरब तारों में से एक तारा हमारा है सूर्य। तो दरअसल ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग इसी प्रकार से गैलेक्सियों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, यानी कि उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे। और उसी दौरान बौने आकाश गंगाओं में जो तारे होते हैं उनके निर्माण के बारे में इन्हें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पता चली। कौन कौन सी चीज़ें? तो इन्हें यहाँ पर 2 चीज़ें जानने को मिली। एक चीज़ इन्होंने देखी कि जो हमारे इस प्रकार के ड्वार्फ गैलेक्सियाँ हैं उनका जो निर्माण है वह बड़ी गैलेक्सियों की तुलना में काफ़ी धीमा है। यानी कि जो हमारी आकाशगंगा में जो हमारे ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी आकाशगंगा है उन सभी का जो बनने का क्रम है वह काफ़ी तेज होता है। लेकिन ड्वार्फ गैलेक्सी में इन्होंने देखा कि इनके जो बनने का प्रोसेस है वह काफ़ी धीमा है। दूसरी चीज़ इन्होंने देखी कि जो हमारी गैलेक्सी है, यानी कि हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, उसकी तुलना में जो ये ड्वार्फ गैलेक्सियां हैं इनमें तारों का जो निर्माण हो रहा है वह काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यानी कि ये गैलेक्सी ओवरऑल तो काफ़ी धीमे धीमे बन रही है, लेकिन इसके भीतर जो तारे हैं उनका निर्माण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ये 2 ऑब्जर्वेशन इनके द्वारा की गई है। और इस दौरान इन्होंने 2 टेलीस्कोप की मदद ली। पहला आपका है देवास्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप और दूसरे का नाम है जियांट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप। तो इनके द्वारा यहाँ पर खोज की गई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस का 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया? तो ये अधिग्रहण किया है रिलायंस समूह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप की बात करते हैं तो इसी की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और होलसेल बिजनेस
इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस के कारोबार को खरीद लिया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपने बिग बाजार का नाम सुना होगा, फूड बाजार का नाम सुना होगा, इसी प्रकार से ई जोन के बारे में सुना होगा। तो ये सारी आपके फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां थीं और इनको अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा खरीद लिया गया है। अगला प्रश्न है, थरंगा परविताना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, तो ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो ये संबंधित है क्रिकेट से और इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थरंगा परविताना ये श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेलते थे और श्रीलंका में जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट का रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं थरंगा परविताना। 2009 में इन्होंने डेब्यू किया था, भारत के विरुद्ध 2 सेंचुरी भी लगाई थी, लेकिन 2012 के बाद में इन्होंने कोई मैच नहीं खेला था, तो अब जाकर के इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इसके अलावा आपको कुछ अन्य खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि इस इमेज में आपको पीछे दिख रहे होंगे हमारे कैप्टन कूल MS धोनी, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है, सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया है और इसके अलावा कैमरून व्हाइट जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, Peabody.com द्वारा जारी औसत वेतन की वैश्विक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा, तो ये जो रिपोर्ट है एवरेज वेजेस के ऊपर जारी की गई है और इसमें भारत का स्थान रहा है 72 यानी कि 72वां स्थान। तो 106 देशों का यहाँ पर आकलन किया गया और इन 106 देशों में हमारे देश में जो मासिक औसत वेतन देखने को मिला वो आपको मिला है 32,800 रुपये, यानी कि ये हमारे देश का औसत वेतन है और इस हिसाब से हमारा देश रहा है 72वें स्थान पे। वहीं पर पहले नंबर की कंट्री की बात करें तो वो आपका है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रति व्यक्ति जो औसत मासिक वेतन है वह 4,49,000 रुपये है। दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा है और USA की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा है। क्यूबा यहाँ पर सबसे निचले पायदान पर रहा, यानी कि 106वें स्थान पर रहा और यहाँ पर 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा लोगों की मासिक औसत इनकम है। तो ध्यान रखिएगा भारत का स्थान इसमें है 72वां। अगला प्रश्न है, AR लक्ष्मण जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनमें से किस संवैधानिक पद पर आसीन रहे थे, तो ये जो हमारे AR लक्ष्मण जी हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट से एक वकील के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद में 1990 में मद्रास हाई कोर्ट में ये अस्थायी न्यायाधीश बन गए थे और 2002 से लेकर के 2007 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब किस देश ने जीत लिया है, तो ये खिताब जीता है 2 देशों ने संयुक्त रूप से। पहला देश है हमारा देश भारत और दूसरा देश है रूस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपके मन में यहाँ पर यह सवाल आ सकता है कि चेस की प्रतियोगिता हुई और 2 देशों ने संयुक्त रूप से विजय कैसे हासिल की, तो यहाँ पर मामला ये हुआ कि दोनों देशों के बीच में चेस प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया था कोविड-19 के कारण, और जब ये प्रतियोगिता चल रही थी उसी दौरान यहाँ पर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और सर्वर में कुछ एरर आ गया, जिसके कारण रूस की बढ़त के बाद में रूस को यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाद में भारत के द्वारा जो चेस की संस्था है फिडे, उसके पास में शिकायत दर्ज कराई गई और उस शिकायत के बाद में फिडे के द्वारा दोनों देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। तो भारतीय जोड़ी यहाँ पर थी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख, तो ये दोनों भारत के लिए यहाँ पर जीत हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो तेलंगाना राज्य में वहाँ का जो विद्यालय शिक्षा विभाग है, तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल है, इंक्विलैब फाउंडेशन है और यूनिसेफ इंडिया है, इन सभी ने मिलकर के इस स्कूल इनोवेशन चैलेंज के बारे में घोषणा की है, यानी कि इन्हीं के द्वारा इसका आयोजन सितंबर से लेकर के दिसंबर 2020 के बीच में किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत होगा क्या, इसके अंतर्गत तेलंगाना राज्य के जो भी 33 जिले हैं उनके सभी सरकारी स्कूलों में जो भी छात्र पढ़ते हैं उन सभी में नवाचार की भावना को विकसित करने के लिए कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेसिंग किसने जीती,
तो अगर आपसे रेसिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है तो मान के चलिए कि 90% चांस यही होगा कि उस प्रश्न का उत्तर होगा लुइस हैमिल्टन। तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी हैं और जो गाड़ी चलाते हैं वो आपकी है मर्सिडीज। कौन सी है? मर्सिडीज की ये ड्राइवर हैं और इन्होंने अपने करियर का 89वां फार्मूला 1 रेसिंग का खिताब जीता है और इनसे आगे अब हैं माइकल शूमाकर जिन्होंने 91 फार्मूला 1 रेसिंग जीते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर रेडबुल के जो ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन ये रहे तीसरे स्थान पे और मर्सिडीज के वाल्टेरी बोटास ये रहे हैं दूसरे स्थान पर। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा 17वां एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स हुआ था उसको मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स ये जीता था वाल्टेरी बोटास ने। इसके अलावा जो भी अन्य फार्मूला 1 रेस हुए थे यानी कि ब्रिटिश, हंगेरियन, स्टीयरमार्क ग्रांड प्रिक्स, स्पेनिश, ये सारे जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस देश में गांधी जी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी हुई है? किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड को बेच दिया? यानी कि किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड को बेच दिया है, यानी कि अब इसके द्वारा अपने म्यूचुअल फंड का संचालन नहीं किया जाएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत द्वारा किस देश में मरीन कोऑर्डिनेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है? और भारत के नए चुनाव आयोग के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये रहे आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न। आज मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, इसीलिए हो सकता है कि वीडियो आपको उतना ज़्यादा अच्छा ना लगा हो, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। ये हैं उन सभी लोगों के नाम जिनके द्वारा आज कल के क्विज के उत्तर जो हैं उनको सही दिया गया था। नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं आज नाम नहीं पढ़ूंगा। और वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।